नमस्कार साथियों, मैं स्वनी चौधरी आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉपर पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, आज है 25 मई और 25 मई के हम आज डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है कि विश्व कछुआ दिवस किस तारीख को मनाया गया। आपके ऑप्शन है 22 मई, 23 मई, 21 मई, 18 मई। 22 मई, 23 मई, 21 मई और 18 मई। तो हाल ही में जो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया वो 23 मई को मनाया गया। कब? 23 मई। ये आपको ध्यान रखना है, 23 मई को मनाया गया। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस? विश्व जैव विविधता दिवस। ये आपको ध्यान रखना है, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस। और 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवादी विरोधी दिवस। आतंकवादी विरोधी दिवस। यह भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा? आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 मई को मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को। और इसी के साथ मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय दिवस। और 18 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन दिवस। यह भी आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन दिवस। वैक्सीन दिवस। तो जो हमारा वो विश्व कछुआ दिवस है ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 मई में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफोसिस कंपनी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? जो इंफोसिस आईटी कंपनी है इसका एमडी व सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है विजय शेखर शर्मा, सलील पारेख, अंशुला कांत या राम बाबू प्रसाद। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जो इंफोसिस कंपनी है, आईटी कंपनी है, ये एक आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, आईटी कंपनी। इसका जो एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया वो किसे किया गया? तो इसके जो एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए वे सलील पारेख को किया गया। सलील पारेख, ये आपको ध्यान रखना है। और इंफोसिस की जो स्थापना हुई वो हुई 1981 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर। बेंगलोर। और इसके जो संस्थापक थे वो थे एन आर नारायण। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन है? एन आर नारायण। एन आर नारायण। तो स्थापना कब हुई? 1981 में। और इसका हेडक्वार्टर है कहां है? बेंगलुरु। और इसके जो एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए वो कौन है? सलील पारेख। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के क्या हैं? फाउंडर भी है और एमडी व सीईओ भी नियुक्त किए गए। किसके? पेटीएम के। कौन? विजय शेखर शर्मा, अंशुला कांत। ये एकमात्र भारतीय हैं जो कहां पर है? ये वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में क्या है? सीईओ। सीईओ। वर्ल्ड बैंक में कौन सीईओ भारतीय तरफ से? तो वह है अंशुला कांत। ये आपको ध्यान रखना है। राम बाबू प्रसाद, ये हाल ही में केंद्रीय कोयला लिमिटेड कंपनी जो है उसके एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। केंद्रीय कोयला लिमिटेड जो कंपनी है वो उसके ये एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए। कौन? राम बाबू प्रसाद। और हाल ही में जो इंफोसिस कंपनी है इसके जो एमडी व सीईओ है वो है सलील पारेख। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर है कहां? बेंगलुरु।
भोपाल में आयोजित 12वीं महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किसने जीता? जो 12वीं महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई, इसे किसने जीता? आपसे पूछ रहा है। इसका जो विनर है वो कौन सा प्रदेश है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड या हरियाणा। तो इसे हाल ही में उड़ीसा द्वारा जीता गया है। और किसे हराकर? कर्नाटक को हराकर। आपसे पूछ लेगा कि उड़ीसा राज्य ने किस राज्य को हराकर ये चैंपियनशिप जीती? तो ये उड़ीसा को हराकर इसने ये चैंपियनशिप जीती। सॉरी, कर्नाटक को हराकर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन है? गणेशी लाल। और चिल्का झील कहां स्थित है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहां स्थित है? चिल्का झील, ये भी उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहां सिमलीपाल नेशनल पार्क है। कौन सा? सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क। टीकरापाड़ा नेशनल पार्क। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है चिल्का झील के साथ साथ यहां चिल्का वन्यजीव अभयारण्य भी है। कौन सा? चिल्का वन्यजीव अभयारण्य। चिल्का वन्यजीव अभयारण्य आपको ध्यान रखना है। और टीकरापाड़ा नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भोपाल की, जो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। किसकी? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है छंगू मगन भाई पटेल। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन है? छंगू भाई मंगू भाई पटेल या मगन भाई पटेल। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां स्थित है? भोपाल। पन्ना टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? वो भी भोपाल में। पन्ना, सतपुड़ा, माधव, पेंच, संजय, ये सब नेशनल पार्क कहां स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। और भीमबेटका की गुफा पूछता है कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। इसमें पहले नंबर पे जो राज्य था उत्तराखंड, उड़ीसा, जिसने ये ट्रॉफी जीती वो कौन था? वो उड़ीसा। किसे हराकर? कर्नाटक को। तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा। और झारखंड को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है और चौथे नंबर पर कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनिसेफ चाइल्ड अलर्ट संस्करण सबसे ज्यादा कुपोषण से प्रभावित होने वाले बच्चे किस देश के हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या नाइजीरिया। कुपोषण से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बच्चे हैं वे किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत में सबसे ज्यादा जो कुपोषण से प्रभावित बच्चे हैं वो भारत में है। पहले नंबर पर है भारत, दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान और चौथे नंबर पर है नाइजीरिया। ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं यूनिसेफ की बात करूं तो यूनिसेफ की स्थापना हुई 1946 में। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई? 1946 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ये आपको ध्यान रखना है। 1940 में इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसके जो अध्यक्ष हैं या हेड हैं वो हैं कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां की निवासी है? ये अमेरिका की निवासी। आपसे पूछ लेगा
कि जो यूनिसेफ है इसके जो हेड हैं, ये जिसकी अध्यक्षिका है, इसका ये किस देश की निवासी हैं, तो ये अमेरिका की निवासी हैं और इसकी स्थापना हुई 1946 में। और जो यूनिसेफ ये संस्था है ये बच्चों के लिए काम करती है। किसके लिए? बच्चों के लिए काम करती है। और भारत कुपोषित बच्चों में पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो कुपोषित बच्चे हैं कहां है? भारत में है। इसके बाद कौन दूसरे नंबर पर है? इंडोनेशिया। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। चौथे नंबर पर है नाइजीरिया। इंडोनेशिया का आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो है नुस्तारा। इंडोनेशिया की पहली राजधानी थी जकार्ता, जो कि डूबने की कगार पर है, इसलिए इसकी नई राजधानी है नुस्तारा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नई जो राजधानी है इंडोनेशिया की वो कौन सी है। और आप इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और इसके जो अध्यक्ष है वो है कैथरीन रसेल, जो एक महिला है, कहां की? अमेरिका की। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के आर्थिक सहायता बैंक एनबीडी, ये एनडीबी है, एनडीबी, ये गलत लिखा हुआ है, ये एनडीबी है, कि 7वीं वार्षिक बैठक किसने की? ये आपको बताना है कि किस देश के द्वारा जो ब्रिक्स देशों का सहायता बैंक है, आर्थिक बैंक है एनबीडी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। कौन सा? नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। इसकी जो 7वीं बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, रूस या ब्राजील। तो भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अगर मैं बात करूं निर्मला सीतारमण, तो ये हमारी वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एनबीडी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक की क्या है? गवर्नर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी? एनबीडी की क्या है? गवर्नर। एनडीबी की गवर्नर कौन है? निर्मला सीतारमण। अगर मैं एनडीबी की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई 2014 में, 2014 में। और इसने जो काम स्टार्ट किया अपना वो किया 2015 से। कब से? 2015 से। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ब्रिक्स देशों का जो ये बैंक है ये आर्थिक सहायता प्रदान करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये 7वीं बैठक आयोजित की गई, ये की गई चीन के संघई शहर में, संघई शहर। और संघई में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो वो भी संघई में। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत, चीन, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? भारत है, चीन है, ब्राजील, रूस, साउथ अफ्रीका, 5 देश इसमें शामिल है। 2006 में इसकी स्थापना की गई। इसकी जो पहली समिट थी वो कब आयोजित की गई? 2009 में, 2009 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये रूस में आयोजित की गई 2009 में, रूस में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पहले ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, यानी कि 4 देश इसमें शामिल थे। तो जो 5वां देश है साउथ अफ्रीका, इसे कब शामिल किया गया? तो इसे 2010 में शामिल किया गया। 2010 में। कब? जब इसकी सेकंड समिट हुई, सेकंड समिट 2010 में से शामिल किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो हाल ही में 2022 में इसकी 14वीं समिट होनी है, वो कहां होनी है? वो चीन में होनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी? 14th जो इसकी समिट होने वाली है वो चीन में होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो 7वीं वार्षिक बैठक हुई, इसका आयोजन किसने किया? या इसकी अध्यक्षता किसने की? ये भारत ने की। कहां पर हुई? चीन के संघई में। यह भी आपको ध्यान रखना है। और नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां है? वो भी चीन में ही है। और ब्रिक्स का मुख्यालय भी कहां पर है? ये भी चीन में ही है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 15वीं वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस 2021 का आयोजन कहां किया गया? वेयर वाज द 5th वर्ल्ड फॉरेस्टी, ये फॉरेस्टी नहीं फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट कांग्रेस 2021 ऑर्गेनाइज्ड
दक्षिण कोरिया आपके ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत या मलेशिया। आपको बताना है कि जो 15वीं वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस है, ये वन संरक्षण के लिए जो कांग्रेस का आयोजन किया गया, ये किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। इसका आयोजन कहां किया गया? दक्षिण कोरिया में किया गया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या राजधानी है? सियोल। यह भी आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहां की करेंसी है वान। वान राजधानी सियोल और यहां की जो करेंसी है वो है वान। और यहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है योन सुक योल। योन सुक योल। योन सुक योल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो 38 डिग्री चैनल है, कौन सा चैनल? 38 डिग्री जो चैनल है ये किन दो देशों को अलग करता है? ये आपको ध्यान रखना है। 38 डिग्री चैनल, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को किस चैनल के द्वारा या किस डिग्री के द्वारा अलग किया जाता है? तो वो है 38 डिग्री चैनल। इसमें उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया दोनों को अलग करता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ये कौन है? तो ये है ली कियांग। ली कियांग, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि राष्ट्रपति सबके ध्यान है, सब बता देंगे कि राष्ट्रपति कौन है, लेकिन इनके प्रधानमंत्री जो हैं ये ली कियांग, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? वो है रिनबिनबी, ये आपको ध्यान रखना है। और भाषा है यहाँ की मिंडारिन, चाइनीज नहीं है, मिंडारिन यहाँ की भाषा है। कहाँ की? चाइना की मिंडारिन, ये ध्यान रखना है। कौन सी भाषा है चाइना की? मिंडारिन, चाइनीज नहीं है। चाइनीज सिर्फ हम बोलते हैं, लेकिन वहां की जो ऑफिशियल भाषा है वो है मिंडारिन, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो कांग्रेस हुई 15वीं, ये कहां पर हुई? ये हुई सियोल में। इसे सियोल घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके ऑप्शन आ जाए कि सियोल घोषणा का आयोजन कहां हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। सियोल घोषणा, सियोल घोषणा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? सियोल घोषणा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 में दूसरी बार विश्व कप चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा करने वाले मात्र 16 साल के खिलाड़ी हैं। तो ये है डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, विश्वनाथ आनंद या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, इसको किस भारतीय द्वारा हराया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे आर प्रज्ञानंद है, इन्होंने जो विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, इनको हराया। और ये कहां के खिलाड़ी हैं? ये भारत के चेन्नई, और चेन्नई में चेन्नई कहां पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ये खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि मैग्नस कार्लसन जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है डी गुकेश। डी गुकेश ये भी किससे संबंधित हैं? चेस से संबंधित है, शतरंज। शतरंज, क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम अक्सर आपको याद रहेगा, आप बता दोगे कि भाई क्रिकेट के ये खिलाड़ी हैं, लेकिन ये शतरंज के ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप कभी कभी इनका नाम सुनते होंगे या ध्यान नहीं देते कि भाई चलो जो भी है कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट का सबको पता है, सब बता देंगे, लेकिन शतरंज के खिलाड़ियों का आपसे पूछता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं? तो डी गुकेश शतरंज के। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो जिस चैंपियनशिप में इन्हें हराया, ये थी एयर थिंग्स मास्टर, एयर थिंग्स मास्टर चैंपियनशिप, ये भी आपको ध्यान रखना है। एयर थिंग्स मास्टर्स, एयर थिंग्स मास्टर्स चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? तो ये आर प्रज्ञानंद है और ये तमिलनाडु के निवासी हैं। कहां के? ये तमिलनाडु के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियन टिटमस किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड
बनाया है, यानी कि ये तैराक हैं, तैराक की खिलाड़ी हैं, तैराकी स्विमिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 400 मीटर फ्री स्टाइल में। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किस देश की खिलाड़ी हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जर्मनी। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि ये किस देश की खिलाड़ी हैं। तो ये जो टिटमस हैं, एरियन टिटमस, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कहां की? ऑस्ट्रेलिया की। और 3 मिनट 56 सेकंड में इन्होंने 400 मीटर जो स्विमिंग है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितना? 3 मिनट 56 सेकंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे पूछेगा नहीं कि कितना समय लिया, लेकिन इतना पूछ लेगा कि एरियन टिटमस किस देश की खिलाड़ी हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो है एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीज। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो एरियन टिटमस है ये किस देश की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया। और किस खेल से संबंधित है? तैराकी। 400 मीटर फ्री स्टाइल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी के कारण बेल्जियम ने 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने वाला पहला देश बन गया है? यानी कि हाल ही में जो बीमारी के चलते 21 दिन तक उन्होंने लॉकडाउन लगाया अपने देश में। ये किस बीमारी के कारण इन्होंने लगाया है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कोरोना, जीका वायरस, मंकी पॉक्स या मलेरिया। किसके कारण इन्होंने ऐसा किया है ये आपको बताना है। तो जो बेल्जियम है इन्होंने मंकी पॉक्स एक बीमारी है जिसके चलते 21 दिन तक अपने देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है या क्वारंटाइन करने की घोषणा की है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और उसके ब्रुसेल्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो ये मंकी पॉक्स जो है ये एक चेचक जैसी बीमारी है। आपने सुना होगा छोटी माता जो शरीर पे दाने दाने से हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं चेचक, छोटी माता। इस तरह की ये बीमारी है। और इसका जो पहला मरीज पाया गया 1970 वो कांगो में पाया गया। कहां पर पाया गया? कांगो। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा? इसका नाम मंकी पॉक्स इसलिए पड़ा क्योंकि 1958 में, कब? 1958 में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, किसके द्वारा? कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बंदर पर प्रयोग किया जा रहा था। तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए जो मंकी पॉक्स, जो हाल ही में जो आज की बीमारी है, यानी कि शरीर पर छोटे छोटे दाने दिखाई दिए, इसी के चलते इसे नाम दे दिया मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का इसे नाम दे दिया। 1958 में प्रयोग कर रहे थे बंदरों पर, और बंदरों पर प्रयोग के दौरान उनके शरीर में जो दाने उत्पन्न हुए और बाद में जब इसके लक्षण मरीज में दिखाई दिए, कहां? जो पहला मरीज कांगो में मिला, तो इसे नाम दिया गया मंकी पॉक्स। ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं अलेक्जेंडर डी क्रो। ये आपको ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर डी क्रो। और किस बीमारी के चलते? मंकी पॉक्स के चलते। ये आपको ध्यान रखना है। और 1958 में प्रयोग किया गया किस पर? बंदरों पर, यानी कि मंकी पर, बंदरों पर। और बाद में इसका पहला लक्षण कब मिला? 1970 कांगो में, जिसके चलते इसे नाम दिया गया मंकी पॉक्स। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाल बासक ने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चोटी पर फतेह किया। ये किस देश की पर्वतारोही है? ये आपको बताना है कि जो पियाल बासक हैं ये किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट यानी कि हिमालय की सबसे चोटी जो है उसे फतेह किया। तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। आपको बताना है कि किस देश की खिलाड़ी हैं। तो ये भारत की खिलाड़ी हैं और भारत में भी बंगाल से,
कहां से? बंगाल से, आपको ध्यान रखना है। बिना ऑक्सीजन के इन्होंने ये कारनामा किया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि बिना ऑक्सीजन के किस पर्वतारोही द्वारा माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह किया गया। और मैं अगर माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो ये कहां स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। कहां? नेपाल में। इसकी ऊंचाई आपसे पूछ सकता है, तो इसकी ऊंचाई है 8849 मीटर। कितनी? 8849 मीटर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है या बोला जाता है, सागर माथा। सागर माथा इसका दूसरा नाम है नेपाल में, सागर माथा। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। ये मैंने आपको कल भी बताया था, कौन सी है? K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन ये भारत की हिमालय की चोटी को नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका? ट्रांस हिमालय, जो हिमालय से पहले निर्मित हुआ, ट्रांस हिमालय का ये भाग है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कहां स्थित है? सिक्किम में। ये भी आपको ध्यान रखना है, सिक्किम। ठीक है, तो जो प्याल बासक है ये किस देश की है पूछ रहे? तो भारत। अगर भारत में भी पूछ ले तो किस राज्य की है? बंगाल। और बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ममता बनर्जी। और बंगाल के जो गवर्नर हैं वो है जगदीप धनगढ़। जगदीप धनगढ़, ये भी आपको ध्यान रखना है। ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है और जगदीप धनगढ़ वहां के क्या है? गवर्नर है या राज्यपाल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा 10 लाख भारतीय आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय आशा कार्यकर्ताएं हैं इन्हें किस संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा या यूनिसेफ के द्वारा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो भारतीय आशाएं हैं इन्होंने कोरोना काल में जो मरीजों की देखरेख की है उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1948 में। अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा। कहां है? जनेवा। और जनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहां है? स्विट्जरलैंड। 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। और इसके जो हेड हैं या जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रोस अधेनोम। टेड्रोस अधेनोम, अधोनाम, टेड्रोस अधोनाम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब स्थापना हुई? 1948 में। मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। टेड्रोस अधेनोम इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और कितनी भारतीय महिलाओं को, आशाओं को इसने सम्मानित किया? 10 लाख। आपसे पूछ लेगा कि इसमें संख्या भी दे सकता है, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, जो भी है। या पूछ लेगा किस संस्था के द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई 1948 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान जो हेड हैं वो हैं डेविड मालपास। और इसकी जो सीईओ है वो है अंशुला कांत। ये भी आपको ध्यान रखना है, अंशुला कांत। अगर मैं यूएन की बात करूं तो यूएन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर। और वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। और यूएन में भारतीय राजदूत हैं TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति, ये भी आपको ध्यान रखना है, TS त्रिमूर्ति। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 8 लाख का योगदान दिया। किसमें? यूएन में दिया। आपसे पूछ लेगा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में कितना योगदान दिया? तो $8 लाख का योगदान दिया भारत सरकार द्वारा। अगर मैं यूनिसेफ की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई 1946 में।
1946 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब हुई? 1946 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर भी कहां है? न्यूयॉर्क में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 10 लाख भारतीयों को किसने सम्मानित किया? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने मरीजों की देखभाल की, बिना अपनी सेहत का ध्यान रखे हुए, अपना ध्यान रखे हुए इन्होंने घर घर जाकर मरीजों का ध्यान रखा, या भारतीय जो भारतीयों का इन्होंने ध्यान रखा। यह आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the private secretary to Prime Minister? ये आपको बताना है। राजीव कुमार, ये सजीव नहीं राजीव है, राजीव कुमार, राजीव कुमार। राजीव कुमार, ये ऑप्शन गलत कर दिया। विवेक कुमार या संजय कुमार? तो आपको बताना है कि भारत का जो निजी सचिव है वो कौन बना है। तो आपके जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं, वो हैं विवेक कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। कौन है? विवेक कुमार। अगर मैं बात करूं राजीव कुमार की, तो ये हमारे क्या बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। और कौन से नंबर के? ये 25वें नंबर के बने हैं। और इनकी नियुक्ति कौन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगर इनका कार्यकाल आपसे पूछ ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी हो। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप 58 साल की उम्र में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं, तो आपका कार्यकाल 65 वर्ष तक नहीं रहेगा, फिर 6 वर्ष तक रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप 60 साल की उम्र में नियुक्त किए जाते हैं, तो 6 साल यानी कि 65 साल पहले है, तो इसलिए आपको पहले ही रिटायर कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 इसके सहायक होते हैं, जिन्हें चुनाव आयुक्त बोला जाता है। चुनाव आयुक्त, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके निजी सचिव कौन हुए हैं? विवेक कुमार। ये आपको ध्यान रखना है, विवेक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां योग दिवस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द 8th योगा डे बी ऑर्गेनाइज्ड? दिल्ली, मैसूर, चंडीगढ़ या देहरादून? आपको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस शहर में 8वें योग दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो 8वें योग दिवस का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा मैसूर। मैसूर। और मैसूर कहां पड़ता है? ये कर्नाटक, कर्नाटक। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? ये 8वें नंबर का। आपको मैं बता दूं कि 2014 27 अक्टूबर 2014 को भारत को यह अनुमति दी गई यूएन के द्वारा कि आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना सकते हैं। तो 2015 से भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया। और ये कहां किया? पहला हुआ नई दिल्ली में। इसका जो पहला एडिशन था, या पहला जो समिट हुई, या पहला जो योग दिवस आयोजित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब इसे अनुमति प्रदान की गई? 27 अक्टूबर 2014 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, 27 अक्टूबर 2014। और पहला कहां हुआ? नई दिल्ली में। आपसे पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, ये कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। और इसे अनुमति कब प्रदान की गई? 27 अक्टूबर 2014 में। और 8वां जो योग दिवस है, ये कहां आयोजित होगा? ये मैसूर में होगा। मैसूर है कर्नाटक। और कर्नाटक का आपको ध्यान बता दूं कि कर्नाटक के जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 8वां जो योग दिवस है, इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है मैसूर में। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली, ये कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इन्हें बड़े ध्यान से हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। आपको बताना है कि व्हाट वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। आपके ऑप्शन है गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या लोधी वंश। तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत जो थी इसका लास्ट जो वंश था वो कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है लोधी वंश। लोधी वंश, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, लोधी वंश। अगर मैं बात करूं गुलाम वंश की तो इसका कार्यकाल रहा 1206 से 1290। 1206 से 1290 कौन है, गुलाम वंश। 1206 से 1290 गुलाम वंश। 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा लोधी वंश, लोधी वंश। और 1320 से 1414 तक कौन सा रहा, तुगलक वंश, तुगलक। चौदह सौ चौदह तक तुगलक वंश, यह आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है 1414 से 1450 तक यह रहा सैयद वंश, सैयद वंश। और लोधी वंश का कार्यकाल था, यह था 1450 से 1526 तक। आपको ध्यान होगा कि इब्राहिम लोधी को किसने हराया था, बाबर ने हराया था। कब, 1526 में। पानीपत के युद्ध में किसे हराया, इब्राहिम लोधी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल, ये जो इनका समय है, ये समय पीरियड है, ये आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा का समय काल या जो इनका टाइम पीरियड है, ये मैच द फॉलोइंग भी आपसे करा सकता है या डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकता है कि तुगलक वंश का कार्यकाल कितना है, लोधी वंश का कार्यकाल कितना है, कब तक ये शासक रहे, और सबसे लंबे समय तक शासक करने वाला कौन सा वंश था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो दिल्ली सल्तनत है इस पे सबसे लंबे समय तक किस शासक ने या किस वंश ने शासन किया। तो ये है तुगलक वंश। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा, तुगलक वंश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश के द्वारा सबसे ज्यादा समय तक शासन किया गया, तो वो है तुगलक वंश के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था वो क्या था, वो था लोधी वंश। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहां स्थापित किया था। ये आपको बताना है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहां की, तो इन्होंने की मुंबई। मुंबई कब की, 1875 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1875। और किस स्थान पर की, तो मुंबई में इन्होंने इसकी स्थापना की। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज में जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने क्या नारा दिया, इन्होंने दिया नारा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि वेदों की ओर लौटो जो नारा है ये किस समाज सुधारक द्वारा दिया गया। तो ये थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनका जन्म हुआ 1824 में गुजरात में। गुजरात के टंकरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, तो यह हुआ गुजरात में। और गुजरात में कहा, टंकरा, ये कहां पड़ता है, गुजरात में। कब, 1824 में। और इनकी मृत्यु हुई 1883, कहां पर, अजमेर। अजमेर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किसने की। जो सत्यार्थ प्रकाश बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1876 में
स्वराज शब्द को पहली बार किसने प्रयोग में लाया या किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया, तो वे थे दयानंद सरस्वती। कौन सा शब्द? स्वराज शब्द। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार स्वराज शब्द को किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। यह भी आपको ध्यान रखना है। 1876 में कौन सा शब्द है? स्वराज। 1876 स्वराज शब्द पहली बार किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया, तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रयोग में लाया गया। यह आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो जन्म हुआ 1824 गुजरात टंकरा में और इनकी मृत्यु हुई 1883 अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर वाज कॉल्ड द ग्रेट ओल्ड मैन। भारत का महान या ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय। आपको बताना है कि किसको इनमें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, तो ये है दादा भाई नौरोजी। ये भी आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनका जन्म 1825 में हुआ था मुंबई में, मुंबई। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1917 में, यह भी मुंबई में ही। पूछ लेगा कि दादा भाई नौरोजी हैं, इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई, तो वो भी मुंबई में 1817 में। और इनकी एक फेमस बुक है, वो आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी फेमस बुक तक है। और यहां से क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, या पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी को अर्धनग्न कहा गया, अर्धनग्न, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा गया? महान वृद्ध पुरुष। बाल गंगाधर तिलक को बाल कहा जाता था, बाल, पाल और लाल, ये तीन नाम उस समय प्रसिद्ध थे, बाल, पाल और लाल। लाला लाजपत राय को लाल, और आपका बाल गंगाधर तिलक को बाल, और विपिन चंद्र पाल जो थे उन्हें पाल कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। मदन मोहन मालवीय को महामना भी कहा जाता था, महामना। और नौरोजी को क्या कहा जाता था? ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया या ग्रेट ओल्ड मैन की उपाधि से इन्हें संबोधित किया जाता था। और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी जो जन्म हुआ 1825 मुंबई में, और इनकी मृत्यु हुई 1917। ये भी कहां हुई? ये भी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? यानी कि किसके द्वारा यंग इंडिया और हरिजन पुस्तक लिखी गई, ये आपको बताना है। नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। कौन सी? यंग मैन और हरिजन, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। कहां? पोरबंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहां हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी पहली बार भारत कब आए पूर्ण तरीके से, यानी कि जो भारत की राजनीति है उसमें ये कब सक्रिय रहे या कब पूर्ण तरीके से सक्रिय हुए। इसके बाद ये फिर वापस नहीं गए, तो ये है 9 जनवरी 1915। ये डेट बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो महात्मा गांधी हैं ये भारत कब आए और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से इन्होंने योगदान दिया, तो ये 9 जनवरी 1915। और इस 9 जनवरी को ही हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। और किसके द्वारा इन्हें मारा गया? नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें हत्या कर दी गई। इसलिए आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा
कि जो महात्मा गांधी हैं इनकी हत्या किसके द्वारा की गई, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा, और 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु का स्थान था नई दिल्ली या दिल्ली दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इनकी एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी जो आत्मकथा है कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो यंग इंडिया और हरिजन है, ये इसका संपादक किसने किया, महात्मा गांधी ने इनका संपादन किया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी, उनका उद्देश्य क्या था रेल शुरू करने का, यह आपको बताना है। भारत में भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, और या भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सकें। उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, या तो भारी उद्योग को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य था, या ब्रिटिश वाणिज्य जो प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा थी उन्हें बढ़ाने के लिए, या जो दुर्भिक्ष का मतलब होता है जो महामारी झेल रहे हैं, किस चीज की, भूखमरी की। दुर्भिक्ष मतलब भूखमरी की जो मार झेल रहे हैं, भूखमरी, उन्हें बोलते हैं दुर्भिक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत एक शक्तिशाली देश बने, या भारत के लोग पढ़े लिखे बने, या भारत के लोग धनी बने, पूंजीपति बने, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। उनका सिर्फ उद्देश्य था कि भारत को जितना शोषण किया जा सके उतना कम, यह आपको ध्यान रखना है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, यानी कि जो उनका व्यापार था वो बढ़ सके, उनका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो सुचारू रूप से चालू रहे, इसके लिए इन्होंने रेल की स्थापना की थी, रेल का निर्माण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और कब किया, 1853 में। किसके काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके काल में, लॉर्ड डलहौजी। और पहली बार रेल कहां से कहां तक चली, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा। तो ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी, मुंबई से थाने, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो मेन मोटिव था वो था ब्रिटिश वाणिज्य को फैलाना और प्रशासन अपने नियंत्रण में रखना, ताकि ये भारतीय जनता का ज्यादा से ज्यादा शोषण कर सके, जो कि उन्होंने किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था, यानी कि किस, जो 1935 का एक्ट था ये किस पर आधारित था, किस कमीशन पर आधारित था। साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमोट्रिव थीसिस और लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। इनमें से आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। साइमन कमीशन पर था, लॉर्ड कर्जन पर था, या डिमेट्रोव थीसिस पर, या लॉर्ड क्लाइव पर, यह आपको बताना है। तो इसका जो मोटिव था वो था साइमन कमीशन, यानी कि इस पर आधारित था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन कब गठन किया गया, इसका गठन किया गया 8 नवंबर 1927 8 नवंबर 1927 का इसमें साइमन कमीशन का गठन किया गया। और ये भारत कब आया, ये भारत आया 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। और भारतीय इसका विरोध क्यों कर रहे थे, आपसे पूछ लेगा कि जो साइमन कमीशन है इसका विरोध भारतीयों द्वारा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, कोई भी भारतीय साइमन कमीशन में शामिल नहीं था। और साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे थे सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन थे, सर जॉन साइमन। इसी के नाम पर या इन्हीं के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया। और ये जो साइमन कमीशन है ये भारत में क्यों लाया गया, आप ध्यान होगा 1919 में एक अधिनियम लाया गया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन लाया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। और कब भारत आया,
3 फरवरी 1928 में इसका गठन किया गया, 8 नवंबर 1927 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। और आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि साइमन कमीशन के दौरान किस भारतीय नेता की हत्या हुई या मृत्यु हुई, तो वो थे लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन जब पंजाब पहुंचा तो उसके विरोध में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई और लाठी उनके सिर में लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कब? 30 अक्टूबर 1928। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। और इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। और ये जो साइमन कमीशन था, ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था उसकी जांच के लिए बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसए, यूके, पाकिस्तान या भारत? आपको बताना है कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो ये यूके का है, यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन कहा जाता है। इसका संविधान अलिखित है। भारत का संविधान लिखित है और भारत का सबसे विस्तृत संविधान है। सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है? वो भारत का है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा जो संविधान है या सबसे जिसमें सबसे ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, 395 अनुच्छेद से प्लस जो 300 भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। कितने? 12 अनुसूची, 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 से ज्यादा ही क्या है? अनुच्छेद। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो अलिखित संविधान किस देश का है? यूनाइटेड किंगडम। और भारत का क्या है? लिखित और सबसे बड़ा। विश्व में सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो वो भारत का है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत, किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई? ये आपसे पूछ रहा है। इंडिया अर्थात भारत, सॉरी, ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत डैश। यहां बताना है आपको कि यहां क्या आएगा? राज्यों का संघ होगा, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य होगा, या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य होगा, या संघीय राज्य होगा। तो अनुच्छेद 1 आप जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। किसका? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ होगा। यह आपको ध्यान रखना है। आपको यहां पे दो चीज और याद रखनी है। एक यूनियन का मतलब भी संघ होता है और फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो ये इसमें यूनियन प्रकार का संघ है, यूनियन प्रकार का संघ है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, वे स्वेच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फेडरल स्टेट या संघीय राज्य की, तो ये अमेरिका में है, अमेरिका में। और यहां के राज्यों को अलग होने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत में किस प्रकार का संघ है? यूनियन प्रकार का, यूनियन प्रकार का संघ है। और अमेरिका में फेडरल प्रकार का संघ है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहां से कहां तक है? ये आपसे पूछ सकता है। तो भाग 1 कहां से कहां तक है? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि भारत व राज्य क्षेत्र कैसे होंगे। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि इन्हें अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। ये भारत से अलग नहीं हो सकते। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। आपको बताना है कि इनमें से क्या है या क्या नहीं है। लोकसभा के सदस्य होते हैं, उपराष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किसी भी सदन का सदस्य होता है।
सांसद सदस्य नहीं होता है। इनमें से कोई भी नहीं होता, ना तो सांसद होता ना सदस्य होता, ये आपको बताना है। तो जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे वो कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये आपको बताना है। सांसद सदस्य नहीं होता, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, सांसद संसद सदस्य नहीं होता, संसद सदस्य ये नहीं होता। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? एकल मर्ण संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा या अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके 20 अनुमोदक या 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। मान लिया कल मुझे राष्ट्रपति बनना है तो मुझे 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 प्रस्तावक के अलावा 20 अनुमोदक होने चाहिए जो ये कह दे कि हाँ ये व्यक्ति सही है, भारत का नागरिक है, किसी लाभ के पद पर नहीं है, इस पे किसी प्रकार का कोई मुकदमा कायम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, इसके अलावा 15,000 रुपए राशि आपकी जमानत राशि के रूप में जमा की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। और उपराष्ट्रपति बनने के बाद राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 63 में ये प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद में ये बात वर्णित है? ये अनुच्छेद 63 में बात वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसके वोटिंग या अनुच्छेद 66 जो दिया गया है, कौन सा? अनुच्छेद 66, इसमें दिया गया है इसका चुनाव। इसका चुनाव कैसे होगा? तो इसका चुनाव होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों द्वारा, मनोनीत सदस्यों द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों सदन है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वह मनोनीत सदस्य हैं। मनोनीत सदस्य को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जिनकी संख्या 12 है वो भी इसमें भाग लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी इनके चुनाव में भाग लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते, यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 63 में क्या प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और कौन होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब है किसी सरकारी नौकरी में किसी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड नौकरी में नहीं होना चाहिए, या किसी कंपनी में एमडी व सीईओ यानी कि जहां से उसे पैसा या अर्निंग हो रही हो उस पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 66 में क्या प्रावधान है कि जो इसका चुनाव होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग लेंगे और राज्य विधानसभा के सदस्य, जो राज्य विधानसभा होती है उनके सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेंगे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति जो है ये किसका एक भाग है या किसका एक अभिन्न अंग है। तो ये इसका राइट आंसर है संसद। संसद ये किसका भाग है? संसद का। अगर मैं संसद की बात करूं तो इसमें 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति।
इन तीनों को मिलाकर ही संसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो कहां से स्टार्ट होती है? वो संसद से स्टार्ट होती है, और फाइनली जो उस पर मोहर लगाता है वो राष्ट्रपति लगाता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का भाग है। लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति आपसे पूछ लेगा, जैसे इसमें पूछा गया है कि इनमें से किसका भाग है, कभी कभी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से संसद का भाग है या संसद का भाग नहीं है। आपको इसमें दे देगा राज्य विधानसभाएं, राज्य विधानसभाएं। फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें संसद का भाग नहीं है, ये आपसे पूछ लेगा, तो वह है राज्य विधानसभा संसद का भाग नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा संसद का भाग है। इसमें आपको ध्यान रखना है, लोकसभा चुनाव के लिए आयु सीमा कितनी होती है? तो 25 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा के लिए जो आयु है वो है 30 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसका भाग है या किसका अंग है? संसद का, संसद का अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? आपको बताना है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? इनका जो निर्वाचन है वो 6 वर्ष के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। कौन सा? उच्च सदन, उच्च सदन। और इनकी जो आयु है वो मैंने आपको बताया है 30 वर्ष, 30 वर्ष। और इसे वरिष्ठों का सदन भी कहा जाए, यानी कि वरिष्ठ का मतलब है कि लोकसभा में तो जो आयु सीमा है 25 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा में जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष है, यानी कि इसमें वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं, इसीलिए इसे वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। वरिष्ठ का मतलब होता है बड़े, वरिष्ठ, वरिष्ठ का सदन, यह आपको ध्यान रखना है। वरिष्ठ का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। और इनके जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 5 वर्ष किसका है? ये लोकसभा के जो सदस्य हैं, किसके? लोकसभा के, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? वो है 5 वर्ष। और इनके जो सदस्यों का जो आयु सीमा है वो है 25 वर्ष, 25 वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी है? 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर था 6 वर्ष। 6 वर्ष तक वे सदन में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी? आपको बताना है कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा लागू करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 361? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352। इसमें नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, राष्ट्रीय आपात। और भारत में राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा है। कब? 1962, 1971, 1975, ये भी ध्यान रखना है। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बीच, भारत चीन युद्ध। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान में से यहां लिख देता हूं क्योंकि ये इंपोर्टेंट आपसे पूछता है कि नेशनल इमरजेंसी कब कब लागू हुई? तो 1962 भारत चीन के दौरान, भारत चीन युद्ध के दौरान, भारत चीन युद्ध। इसके अलावा 1971, ये कब हुई? भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान। भारत चीन युद्ध के दौरान कब? 1962 में। भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971। और एक और जो इंपोर्टेंट है वो याद रखनी है, 1975। और ये कब क्यों हुई? आंतरिक गड़बड़ी के कारण। इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी कौन? 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई वो लगाई गई आंतरिक गड़बड़ी के कारण, आंतरिक गड़बड़ी के कारण, गड़बड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। 2 तो लगी हैं युद्ध के कारण, भारत और चीन युद्ध के कारण 1962 में।
भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण 1971 में, और आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में। और ये दोनों जो हैं इन्हें 1977 में डिस्क्लोज किया गया, यानी कि इन्हें नेशनल इमरजेंसी को जो ये 1971 में लगी थी भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ये और 1975 वाली, इन दोनों को एक साथ हटाया गया। कब? 1977 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 356 की, तो इसमें राष्ट्रपति शासन, कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लगाया गया? तो वो है उत्तर प्रदेश। कितनी बार? 10 बार। और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में रहा? तो वो है पंजाब। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। पंजाब सबसे ज्यादा बार किस में लगा? उत्तर प्रदेश में। और सबसे लंबे समय तक किस में लगा? पंजाब में। यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 360 ये है वित्तीय आपात, जो कि भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा, ये ध्यान रखना है, और ना ही लगना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ये भी लगना नहीं चाहिए। ठीक है, 360 वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। इसके अलावा अनुच्छेद 361 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 361 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल या राज्यों के मुख्य जो अधिकारी हैं, वे अपने कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्रकार की संस्था में जवाबदेह नहीं होंगे। यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 361 में क्या प्रावधान है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या कोई अधिकारी जो भारत सरकार द्वारा कहीं नियुक्त किया गया है, जो वहां की प्रशासनिक संस्थाओं को देख रहा है या प्रशासनिक कार्यों को देख रहा है, और उस दौरान अगर वो कुछ कार्य करता है तो वो उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें है? अनुच्छेद 361, आर्टिकल 361। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संविधिक अध्यक्ष कौन होता है? ये आपको बताना है कि संवैधानिक अध्यक्ष कौन है भारत सरकार का। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, या महान्यायवादी है, ये आपको बताना है। तो भारत का जो संवैधानिक या संविधिक अध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति। क्यों है? क्योंकि भारत के जो जितने भी कार्य हैं किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। वैसे तो अगर बात करें कि ये नाम मात्र का ही क्या है, नाम मात्र का ही अध्यक्ष किसे बोला जाता है? राष्ट्रपति को। लेकिन जितने भी कार्य होते हैं, चाहे प्रशासनिक संबंधी हो, चाहे वो राजदूत संबंधी हो, राजदूत संबंधी, यानी कि अगर कोई भारत में विदेशी राजदूत आता है तो उससे अनुमति कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रपति। अगर कोई भारतीय राजदूत किसी दूसरे देश में जाता है तो उससे भी अनुमति कौन प्रदान करेगा? राष्ट्रपति। प्रशासनिक संबंधी, मान लिया कोई नई विधि या नया कानून बनाया गया तो फाइनली उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे? वो राष्ट्रपति के होंगे। तो जो संविधान का संरक्षक है एक तरीका से, वो कौन है? वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। इसलिए जो संवैधानिक अध्यक्ष है भारत के, वो है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कार्यकारी अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्यकारी, क्योंकि जनता के द्वारा उन्हें चुना गया है, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संवैधानिक या संवैधानिक जो अध्यक्ष हैं वो है राष्ट्रपति, क्योंकि जो फाइनली जो भी काम होंगे वो किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। क्योंकि हमारे संविधान में या हमारे भारत में सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का। भारत का प्रथम नागरिक किसे बोला जाता है? राष्ट्रपति को बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो इन्हें नाम मात्र का अध्यक्ष भी या नाम मात्र का अध्यक्ष भी कहा जाता है, नाम मात्र अध्यक्ष। और इन्हें कार्यकारी, किसे? प्रधानमंत्री को कार्यकारी अध्यक्ष भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फिर राष्ट्रपति नहीं होगा, फिर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट या भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 वर्ष के बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, हर 6 वर्ष के बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा है इसे कब डिस्क्लोज किया जाएगा, डिसोल्व किया जाएगा, 5 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या हर 6 वर्ष के बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत की जो राज्यसभा है या उच्च सदन है वो कभी भंग नहीं होता, उच्च सदन कभी भंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये इसका आपको ध्यान रखना है कि कितने सदस्य उच्च सदन या राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये है 1/3 सदस्य इसके प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये कंप्लीटली क्या नहीं होती, भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा है, हमारी लोकसभा क्या है, 5 साल के बाद चुनाव होगा और 5 साल के बाद भंग कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा उच्च सदन में नहीं है। उच्च सदन मतलब राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बताया था। लोकसभा इसे निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन, क्योंकि इसमें जो सदस्यों का आयु सीमा है वो 25 वर्ष है और उच्च सदन में कितनी है, 30 वर्ष है, इसलिए उसे उच्च सदन कहा जाता है या वरिष्ठों की सदन कहा जाता है। तो इनमें से कोई नहीं है। 5 साल के बाद लोकसभा किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है हर 5 साल में। उसके बाद चुनाव होते हैं और फिर लोकसभा अस्तित्व में आती है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम, यानी कि जो पूर्वी तटीय मैदान है इनका एक अन्य नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अनदर नेम ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल मैदान या मालाबार मैदान। ये आपको बताना है कि इनमें से किसका नाम कोंकण तटीय मैदान है, सॉरी पूर्वी तटीय मैदान है। कोंकण तटीय मैदान, गुजरात, कोरोमंडल या मालाबार। अब भारत का दक्षिण और पूर्वी हिस्सा आपको पता होना चाहिए कि भारत का दक्षिणी व पूर्वी हिस्सा कौन सा है। तो ये कौन सा है, पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी, और ये पूर्वी। वो इस हिस्से की बात कर रहा है कि इस हिस्से को क्या कहा जाता है। तो कोंकण तटीय मैदान बोलेंगे, गुजरात, कोरोमंडल या मालाबार। तो एक बार मैप में देख लें कि किस क्षेत्र को या किस जो लोकेशन है उसे क्या कहा गया। तो ये है हमारा पूर्वी तट। कौन सा तट, पूर्वी तट। और ये है हमारा पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। जो ये पूर्वी तट है पश्चिम बंगाल से और आंध्र प्रदेश तक, इसे कहा गया उत्तरी सरकार। ये सिरकार नहीं, सरकार है, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और ये जो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाला हिस्सा है इसे कहा गया कोरोमंडलीय तटीय मैदान या कोरोमंडल तट। अगर मैं पश्चिमी हिस्से की बात करूं तो इसे कहा गया मालाबार। कहां से कहां तक, ये है कर्नाटक और ये है केरल, यानी कि जो इन दोनों की सीमा है कर्नाटक और केरल की, इसे कहा गया मालाबार तट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्नाटक से और ये जो मुंबई यानी कि गुजरात जो सीमा, मुंबई गुजरात सीमा है, इसे कहा गया कोंकण तट। कोंकण नहीं, कोंकण, कोंकण तट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो गुजरात वाला हिस्सा है इसे काठियावाड़ कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैप में एक बार देखोगे तो ये आप हमेशा के लिए याद रहेगा कि मालाबार तट कहाँ है, कोंकण तट कहाँ है, उत्तरी सरकार कहाँ है या कठियावाड़ा कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या था, मालाबार तट, सॉरी ये कोरोमंडल तट। कौन सा था, कोरोमंडल तट पूर्वी हिस्सा, और पश्चिमी हिस्सा अगर पूछता तो मालाबार तट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमा साझाए नहीं है या सीमा साझाए है, सॉरी, राज्य
के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? ये आपसे पूछ रहा है कि जो नागालैंड राज्य है ये किस किस प्रदेश से सीमाएं बनाता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। ये आपको बताना है। कौन सा प्रदेश? नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है असम, मेघालय, मणिपुर। असम, मेघालय, मणिपुर नागालैंड से सीमा साझा करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करूं कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है नागालैंड, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ये है असम, मेघालय, मणिपुर। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर और स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन। कल फिर हम मिलते हैं नए करंट अफेयर और स्टैटिक के क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल 7 बजे नए स्टैटिक क्वेश्चन और नए करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, कल तक के लिए नमस्कार।